नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले 4 वीडियो में हमने कवर किया था भारत का जो संविधान है उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछला वीडियो जो था लोकसभा सदस्य, फिर राज्यपाल, इनके ऊपर कवर किया गया था। तो इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज का, भारतीय संविधान एमसीक्यू की सीरीज का। तो पार्ट 5 है और इस वीडियो के अंतर्गत जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो भी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है वो अभी क्लियर कर लेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसके बाद पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसके बाद किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 75वें संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 75वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी होता है। इसके बाद है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर में लागू की गई और वो राजस्थान में आता है। ठीक है, नागौर राजस्थान में। इसके बाद राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये क्वेश्चन जो है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो वो नागौर में लागू की गई थी। ठीक है, और वो 1959 को लागू की गई थी। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर में लागू की गई थी। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आ गया है यहाँ पे। इसके बाद जो है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। फिर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। इसके बाद जो है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति जो है उसको बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन पे महत्वपूर्ण संस्था बोला जाता है। फिर पंचायती राज संस्था के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के 2 संगठन होने का सुझाव दिया था। फिर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। इसके बाद पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय को राज्य सूची में रखा गया है। फिर किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? तो 73वें संशोधन में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है 73वें संशोधन में। ठीक है, इसके बाद
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, 21 साल की। इसके बाद जो है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है, ठीक है, सरकारी अनुदान पर। फिर है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण के अंतर्गत जो एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ वो चेन्नई में स्थापित हुआ। फिर है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर जो है ग्राम पंचायत की आय का स्तर होता है। ग्राम पंचायत का आय का स्तर क्या होता है? मेला व बाजार कर। फिर है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर पंचायती राज में जो होता है ग्राम स्तर पर होता है पंचायती राज प्रणाली का गठन। इसके बाद जो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी 5 वर्ष का ही होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान पद्धति का स्वीकार किया गया है। फिर है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो उस राज्य की राज्य सरकार जो होती है वो पंचायत चुनाव के हेतु निर्णय ले सकती है। फिर है पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है। फिर यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होता है? तो यदि किसी कारणवश पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन जो है 6 माह के अंदर करना आवश्यक होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संशोधन के ऊपर है। भारतीय संविधान में कौन से इम्पोर्टेंट संशोधन हुए थे उसके ऊपर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आईएमपी चैप्टर है और बहुत ही आईएमपी वेरी आईएमपी चैप्टर है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने है। तो भारतीय संविधान के संशोधन, पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। फिर है संशोधन नंबर 2, दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। फिर हुआ था 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 10वां संशोधन हुआ था 1961 में। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। फिर है 12वां संशोधन 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था 12वें संशोधन के अंतर्गत। फिर है 13वां संशोधन, तो 13वां संशोधन 1962 में ही हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। फिर है 14वां संशोधन 1963 में ही हुआ। फिर है पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था तथा इस संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी 14वां संशोधन के अंतर्गत। फिर है 21वां संशोधन। 21 का संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर है 22वां संशोधन, तो 1968 में जो है संसद का मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें से जो 21वां संशोधन है, 21वां संशोधन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 8वीं अनुसूची में यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद संशोधन नंबर 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। फिर है 27वां संशोधन भी 1971 में हुआ था। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर है 31वां संशोधन
तो 31वां जो संशोधन था 1974 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। इसमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। फिर 36वां संशोधन, तो 36वां संशोधन 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। ठीक है, 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। फिर है 37वां संशोधन 1975, तो अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिक तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद जो 42वां संशोधन किया गया था, इम्पोर्टेंट संशोधन था। 42वां संशोधन था 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां जो संशोधन है उसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वीं घटना दुरुस्ती को इसको लघु संविधान किया जाता है। संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कौन से संशोधन में जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। और इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान। इसके बाद इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। फिर 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व में कुछ नवीन तथ्य जोड़े गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची में निकालकर समर्थित सूची में रख दिए गए थे। इसके बाद व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लागू करता है वो भी इसकी संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। फिर संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। फिर 44वां संशोधन, तो 44वां संशोधन था 1978 में हुआ था। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 44वां संशोधन में जो संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूलाधिकार के कैटेगरी से निकाल के विधिक अधिकार की कैटेगरी में 44वें संशोधन में डाला गया था। फिर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष की कर दी गई। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य स्वीकार करेंगे। ठीक है, मतलब उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है 52वां संशोधन है 1985 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। इसके बाद जो है 55वां संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। फिर 56वां संशोधन 1987, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नए संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 61वां संशोधन 1990, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 61वें जो संशोधन है, 61वें संशोधन के अंतर्गत मताधिकार के लिए जो है न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर 65वां संशोधन, तो 65वां संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 65वां संशोधन अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की गठन की व्यवस्था की गई थी। फिर 69वां संशोधन 1991, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था।
इसके बाद है 70वां संशोधन 1992 में हुआ था। 70वां संशोधन 1992 में हुआ था। दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान 70वें संशोधन में किया गया था। फिर है 71वां संशोधन 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 71वां जो संशोधन है इम्पोर्टेंट हो जाता है। 71वां संशोधन 1992 3 और भाषाओं जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। फिर है 73वां संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संशोधन इम्पोर्टेंट संशोधन हो जाता है। तो संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद 74वां संशोधन तो 1993 में हुआ था। संविधान में एक नया भाग 9 क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद 91वां संशोधन है 2003, इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद 92वां संशोधन है 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। ये 92वां संशोधन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि जो संथाली या बोडो भाषा है उसको कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो वह 92वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में ही 4 और भाषा जैसे मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। इसके बाद 93वां संशोधन 2005 में हुआ था। इसमें SC/ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। फिर है 97वां संशोधन, इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसी पास जो है अपने इम्पोर्टेंट संशोधन यहाँ पे संविधान के समाप्त होते हैं और संविधान भारतीय संविधान के जो भी MCQ क्वेश्चन थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाएंगे, इसके बाहर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस वाइज जो भी है आपका जीके का पेपर है। जीके के पेपर में जो चैप्टर है आपके जो सिलेबस है जो मटेरियल प्रोवाइड होने वाला है आपको उसके ऊपर MCQ क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी ये भारतीय संविधान के ऊपर हो गया, अगला जो वीडियो लाएंगे हो सकता है पोल्यूशन के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हम भारतीय संविधान की जो भी MCQ सीरीज है इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।